ज़्यादातर ओलंपिक एथलीट्स मेडल जीतने के बावजूद अपने आप को फाइनेंशियली डिफिकल्ट सिचुएशन में पाते हैं। Now, brace yourself. This is Debbie Thomas today, broke and living in a trailer in the Appalachian Mountains that not long ago was infested with bed bugs. ग्लोबली मेजॉरिटी ऑफ द एथलीट्स को अपने एथलेटिक करियर सस्टेन करने के लिए मीनियल जॉब्स का सहारा लेना पड़ता है। और सबसे आयरॉनिकल बात यह है कि जो कंट्री ओलंपिक्स की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल घर लेके आई है, उसी कंट्री के 80% से ज़्यादा एथलीट्स अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं मानते। यूएस ने अब तक टोटल 1179 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि उसके बाद की दो कंट्रीज़ सोवियत यूनियन और जर्मनी के कंबाइंड टोटल से ज़्यादा है। और उसी देश की एक एथलीट है रोंडा राउसी, जो 2008 ओलंपिक्स में जूडो में मेडल लाने के बावजूद होमलेस थी। उसी साल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक्स से $3 बिलियन कमाए, पर एथलीट्स को एक पैसा तक नहीं दिया, फिर चाहे एथलीट्स गोल्ड मेडल ही क्यों ना जीते हों। और तो और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ओलंपिक एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप लेना तक मना था। ऐसा क्यों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक एथलीट्स को गरीब रखना चाहती है, और जो एथलीट्स पैसा कमा पाते हैं वो कमाते कैसे हैं? इन सबको समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 2800 साल पीछे। ओलंपिक्स एज अ कॉन्सेप्ट की शुरुआत एंशिएंट ग्रीक कल्चर से होती है, जिसमें माना जाता था कि स्पोर्ट्स को भगवान ने बनाया है और स्पोर्ट्स खेलना भगवान की पूजा करने के समान है। एंशिएंट ओलंपिक्स को ओलंपिया ग्रीस में 776 BC से 393 AD तक खेला जाता था। फिर ऑलमोस्ट 1500 साल बाद 1894 में पिएरे डे कुबर्टिन एंड डिमिट्रियोस विकलास, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो, इन दोनों ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म की और पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम 1896 में एथेंस ग्रीस में रखा गया बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। लाइक एंशिएंट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स में भी एथलीट्स को compete करने के नाम पर बस ठेंगा मिलता था, और ऐसा कुबर्टिन के एमेच्योरिज्म रूल की वजह से था। कुबर्टिन का मानना था कि ओलंपिक्स में compete करने के लिए आपको एमेच्योर यानी शौकीन होना चाहिए, और किसी प्रकार का पैसा आपको स्पॉइल कर देगा और आप प्रोफेशनल एथलीट की कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब हम आपको अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देंगे, और तो और अगर आप किसी और से पैसा लेते हो तो सॉरी, आप हमारे साथ नहीं खेल सकते। और IOC इस पर्टिकुलर रूल को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। जेसी ओवंस का एग्जांपल ही ले लो। जेसी ओवंस ने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीते, एक 100 मीटर, एक 200 मीटर, एक लॉन्ग जंप और एक 100 मीटर की रिले रेस। और क्योंकि ओलंपिक्स जीतने से ऐसा कुछ खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता नहीं था, तो उन्होंने अपने टैलेंट को मोनेटाइज करने का सोचा, और ऐसा करने के लिए उन्होंने 1937 में एग्जीबिशन रेसेस में पार्ट लेना शुरू किया, जिसकी वजह से एमेच्योर एथलेटिक यूनियन ने उनको सस्पेंड कर दिया और उनका एमेच्योर स्टेटस भी छिन गया। उसके बाद उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पेट्रोल पंप, प्लेग्राउंड में जेनेटर जैसी जॉब्स में काम करना पड़ा। इनकी तरह एक और स्टोरी है, एक ऐसे एथलीट की जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर स्वीडन के किंग गुस्टेव फिफ्थ को ही बोलना पड़ा, सर यू आर द ग्रेटेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड। और वो एथलीट थे जिम थॉर्प, जिन्होंने 1912 स्टॉकहोम गेम्स में डीकैथलॉन और पेंटाथलॉन दोनों में गोल्ड मेडल जीते, वो भी ऐसे जूते पहनकर जो उन्होंने कबाड़ से उठाए थे। अब कबाड़ से मिले हुए जूते कितने फिट होंगे वो आप सोच सकते हैं। थॉर्प उस ओलंपिक से एक सेलिब्रिटी की तरह घर लौटे, पर कुछ समय बाद उनके एक पुराने कोच ने इंटरव्यू में बताया कि थॉर्प को अपना घर चलाने के लिए बेसबॉल खेलना पड़ता था फॉर $5 पर मैच। और ये बात जब एमेच्योर एथलेटिक यूनियन को पता चली, तो उन्होंने थॉर्प के गोल्ड मेडल्स को चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि थॉर्प compete करते वक्त एमेच्योर एथलीट नहीं थे। और सैडली थॉर्प को गिल्टी पाया गया। जनवरी 1913 में एमेच्योर एथलेटिक यूनियन ने थॉर्प से उनके ओलंपिक मेडल्स वापस ले लिए, और उस इंसिडेंट के बाद थॉर्प की लाइफ और मुश्किल होती चली गई।
उन्होंने सरवाइव करने के लिए बेसबॉल और बाकी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स तो खेले, पर सैडली वो अपनी ज़िंदगी में कभी पुवर्टी से बाहर नहीं आ पाए। ओलंपिक्स के एक स्टूपिड रूल ने जेसी, थॉर्प और ना जाने कितने एथलीट्स के करियर खा लिए। आईओसी पैसे को स्टेरॉइड की तरह मानती थी जो एक एथलीट को करप्ट कर देता है, पर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो ऐसा लगता था मानो आईओसी को गरीब लोगों से नफरत है, मानो आईओसी के रूल्स गरीब लोगों को गरीब रखने के लिए बने थे, मानो आईओसी चाहती थी कि गरीब एथलीट्स कभी अपर इंग्लिश स्पोर्ट्समैन से compete ना कर पाएं। पर अगर आप आज के एथलीट्स को देखोगे तो आपको उसी ओलंपिक्स के हाथों लिखी हुई काफ़ी सारी रैग्स टू रिचेस स्टोरी मिल जाएंगी। आज नाइकी, प्यूमा, एडिडास टॉप एथलीट्स को भर भर के स्पॉन्सर करती है। पर ये चेंज आया कब? और उससे भी बड़ा सवाल कि ऐसा क्या हुआ जिससे आईओसी जैसी सख्त ऑर्गेनाइजेशन जो एथलीट्स की जेबों में पैसा कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो बदल गई। जेसी ओवेंस की स्टोरी पे वापस आते हैं। ब्रांड्स ने जेसी को फाइनेंशियल सपोर्ट शायद ना दिया हो, पर एडिडास ने जेसी को फ्री शूज़ ज़रूर दिए थे, जिस फ्री शूज़ को यूज़ करके जेसी ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्योंकि इन टॉपिक्स पे आईओसी के रूल्स थोड़े से आउटडेटेड थे। वो भले ही फाइनेंशियल सपोर्ट अलो ना करें, पर उनकी रूल बुक में फ्री इक्विपमेंट्स को लेकर कोई रूल नहीं था, और इसका फ़ायदा ब्रांड्स ने एथलीट्स को फ्री इक्विपमेंट्स देकर उठाया। प्यूमा, एडिडास जैसे ब्रांड्स एथलीट्स को फ्री में शूज़ देते थे, जिन शूज़ को पहनकर एथलीट्स रिकॉर्ड तोड़ते और बदले में इन ब्रांड्स को मिलती अटेंशन। 1968 मेक्सिको ओलंपिक्स में प्यूमा ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर दिया। कैसे? आपने ये इमेजेस कभी ना कभी अपनी एनसीईआरटी बुक्स में ज़रूर देखी होंगी। ये हैं टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जिन्होंने यूएस के लिए 200 मीटर रेस में गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता। वो दोनों पोडियम पे बिना किसी शूज़, ब्लैक सॉक्स पहने और ब्लैक ग्लव्स पहने खड़े होते हैं, और जैसे ही यूएस नेशनल एंथम चालू होता है वो दोनों अपने ब्लैक ग्लव्स वाले हाथ हवा में उठा लेते हैं एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिज्म। और वो आइकॉनिक मूवमेंट इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है। पर इस आइकॉनिक मूवमेंट से चंद मिनट पहले मेडल सेरेमनी के दौरान टॉमी अपने जूतों को हाथ में पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं, और वो जूते कैमराज में साफ साफ पहचाने जा सकते थे अपने डिज़ाइन की वजह से। वो थे प्यूमा के जूते। परफेक्ट मार्केटिंग फॉर प्यूमा, फ्री में, राइट? आईओसी एथलीट्स को पे करने के सख्त खिलाफ था, पर प्यूमा ने दोनों एथलीट्स को पे किया था। ओलंपिक्स के पहले भी और ओलंपिक्स के बाद में भी। एक इंटरव्यू में टॉमी ये तक बोलते हैं कि प्यूमा उनके लिए एक फैमिली के बराबर है। इनफैक्ट एडिडास भी आईओसी के नाक के नीचे से एथलीट्स को पे करता था। ये आईओसी के मुंह पर मानो चाटे के बराबर था, और आईओसी अगर इसको इन्वेस्टिगेट करने निकलती तो मेजॉरिटी ऑफ द विनर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो आईओसी ने इसको इग्नोर करना ही सही समझा, पर अंदर ही अंदर आईओसी जानती थी कि ये एमेच्योर एथलेटिक्स का एंड है। 1971 में आईओसी ने अपने रूल्स में थोड़ी सी ढील बरती। अब एथलीट्स का एमेच्योर होना ज़रूरी नहीं था, पर अभी भी एथलीट्स स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले सकते थे। पर लेट 1980s आते आते ये भी चेंज हो गया, और ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में एक बड़े चेंज की शुरुआत थी। अब आईओसी इकोनॉमिक प्रॉफिट को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में आईओसी को $1 बिलियन का नुकसान हुआ, और आईओसी का दिवालिया निकलने ही वाला था। तब आईओसी ने सोचा कि क्यों ना इन स्पॉन्सर्स को एक्सक्लूसिव कर दिया जाए। मतलब इससे पहले तक ओलंपिक्स को कोई भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स साथ में स्पॉन्सर कर सकती थी, पर अब उन्होंने स्पॉन्सर्स को कैटेगराइज कर दिया। जैसे कोको कोला बना ऑफिशियल एंड एक्सक्लूसिव बेवरेज पार्टनर। इससे नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स तो कम हो गए, पर नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स बढ़ गए, क्योंकि अब दो कंपीटिंग ब्रांड्स को
ओलंपिक को स्पॉन्सर करने के लिए भी compete करना पड़ता था, मतलब एक बिडिंग की तरह, और बदले में ओलंपिक्स को ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मनी मिलती थी। इसका फ़ायदा 1984 में LA ओलंपिक्स में IOC को साफ साफ दिखा, क्योंकि 1984 LA ओलंपिक्स IOC के लिए प्रॉफिटेबल था और टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में IOC ने $7.6 बिलियन बनाए। इस अमाउंट के 61% पैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट से आए और 30% पैसे स्पॉन्सरशिप से। IOC के डायरेक्टर्स ने $50 मिलियन एज सैलरी उठाई और 16 टॉप मैनेजर्स ने $5 लाख तक सैलरी उठाई। पर एथलीट्स को IOC ने कितने पैसे दिए? ज़ीरो, नील, नाड़ा। पर आज ये ओलंपिक एथलीट्स कमाते कैसे हैं? उनकी प्राइमरीली 3 सोर्सेज ऑफ इनकम होती है: स्पॉन्सरशिप, प्राइज मनी और सैलरी। और ये तीनों आपको कितना कितना अमाउंट में मिलेगा ये डिपेंड करता है आप कौन से देश के लिए खेल रहे हो। अगर आप इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट 75 लाख रुपए देगी, मतलब करीब करीब $90,000। 1 करोड़ रुपए मिलेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से। इन टोटल यू कैन अर्न अराउंड 1.75 करोड़ या $1,20,000। सिंगापुर की गवर्नमेंट आपको गोल्ड लाने पर $7 लाख देगी। रशियन गवर्नमेंट आपको घर और लग्जरी गाड़ी तक देगी। और US जैसा गरीब देश आपको सिर्फ $37,000 देगा। कुछ देश अपने एथलीट्स को सैलरी तक देते हैं ताकि उनको अपना घर चलाने के लिए और जॉब्स ना करनी पड़े और वो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान लगा पाएँ। जैसे मलेशिया अपने एथलीट्स को 5,000 रिंगिट पर मंथ देती है और US जैसे गरीब देश के एथलीट्स को अनफॉर्चुनेटली हर महीने के कुछ $100 ही मिलते हैं, तो उनको पैसे कमाने के लिए बाकी साधन देखने पड़ते हैं। चलो अब आपको ओलंपिक एथलीट्स की लाइफ का कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। एक तरफ है उसेन बोल्ट, एक तरफ है मीगन कैल्मो। दोनों ने लंदन 2012 ओलंपिक्स में मेडल जीता, बस फ़र्क इतना था कि बोल्ट ने गोल्ड जीता, मीगन ने ब्रोंज। बोल्ट ने स्प्रिंट में जीता, मीगन ने रोइंग में। बोल्ट ने 2012 में $20 मिलियन बनाए और उस अमाउंट का ज़्यादातर पैसा उनकी स्पॉन्सरशिप डील से आया, जैसे प्यूमा से $9 मिलियन और मीगन ने कमाए अ नेट टोटल ऑफ $0। बोल्ट मैंशंस में रहता है और मीगन को एक रेंट का अपार्टमेंट भी शेयर करना पड़ता है। बोल्ट फेरारी चलाता है, मीगन को 1996 की एक जीप चलानी पड़ती है। और ये तो एक एथलीट की कहानी है, ना जाने ऐसे कितने एथलीट होंगे जिनको मेडल जीतने के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता होगा। और नाइकी, प्यूमा, एडिडास, अंडर आर्मर जैसे ब्रांड्स अपनी स्पॉन्सरशिप का पैसा मीगन जैसे रोर्स पे खर्च करने की जगह फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के लिए बचा के रखते हैं। क्यों? बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओलंपिक एथलीट्स को 4 साल में एक बार अटेंशन मिलती है और वहीं फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट प्लेयर को साल भर अटेंशन मिलती है, बिकॉज हर साल कोई ना कोई लीग आ ही जाती है। यही रीज़न है कि ब्रांड ओलंपिक एथलीट्स को उतना पैसा नहीं देती जितना क्रिकेट, बास्केटबॉल और फुटबॉल प्लेयर्स को देती है। और ओलंपिक एथलीट्स के इन्हीं घावों पर नमक छिड़कने के लिए आ जाता है IOC फिर से अपना रूल 40 लेकर, जिस रूल के तहत एक एथलीट ओलंपिक्स के दौरान किसी भी नॉन ओलंपिक पार्टनर ब्रांड से स्पॉन्सर्स नहीं ले सकते, जिससे ओलंपिक एथलीट्स का सबसे बड़ा इनकम सोर्स ख़त्म हो गया उस समय पे जब वो स्पॉन्सर्स के लिए सबसे कीमती होते हैं ओलंपिक्स के दौरान। पर IOC ऐसा करेगा क्यों? इस एक ब्रांड की वजह से। एडिडास 80s और 90s में ओलंपिक्स का एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्सवियर पार्टनर था, मतलब कोई और ओलंपिक्स को एज अ स्पोर्ट्सवियर ब्रांड स्पॉन्सर नहीं कर सकता था, इंक्लूडिंग नाइकी। पर नाइकी की खुजली कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने बोला जी हम तो एम्बुश मार्केटिंग करेंगे। एम्बुश मार्केटिंग का वो मेथड होता है जिसमें कोई ब्रांड अपने आप को कोई इवेंट से एसोसिएट करने की कोशिश करता है, उस इवेंट को ऑफिशियली स्पॉन्सर किए बिना। इस केस में नाइकी ने ठीक वैसा ही किया।
उन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में स्टेडियम के आसपास नाइकी के बिलबोर्ड्स लगा दिए, स्पेक्टेटर्स के हाथों में नाइकी फ्लैग्स पकड़ा दिए, नाइकी लोगो हर जगह था। एम्बुश मार्केटिंग करने का एक और इफेक्टिव तरीका था, एथलीट्स को अपनी एडवर्टाइजमेंट में ले लो। बिना ओलंपिक्स का नाम लिए लोग फिर भी तुरंत कनेक्शन बना लेंगे, और इसी से तंग आके IOC ने रूल 40 इंट्रोड्यूस कर दिया। एम्बुश मार्केटिंग की बात चली रही है तो मैं बता दूं, नाइकी ने काफ़ी इवेंट्स पे एम्बुश मार्केटिंग कर रखी है, मानो ये उनका फेवरेट मार्केटिंग मेथड हो। जैसे 2012 के लंदन ओलंपिक्स में, 2012 के फीफा वर्ल्ड कप में, 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में। माय फ्रेंड्स, जब नाइकी बोलता है जस्ट डू इट, नाइकी एम्बुश मार्केटिंग की बात कर रहा होता है। खैर, 2019 में जर्मन कोर्ट्स ने बोला कि ये रूल 40 जर्मन एथलीट्स पे नहीं अप्लाई होगा। जर्मन कोर्ट्स ने बोला कि जिन एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर्स को तुम ये रूल 40 यूज़ करके बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस स्पॉन्सरशिप अमाउंट का तुम एक फ्रैक्शन तक एथलीट्स को नहीं दे पाते और उनका सबसे बड़ा इनकम सोर्स भी छीन रहे हो। दिस इज नॉट फेयर यार। इससे IOC ने रूल 40 पर ढील दे दी और पेरिस 2024 ऐसा पहला ओलंपिक्स बनेगा जहां पर एथलीट्स नॉन ऑफिशियल स्पॉन्सर से भी स्पॉन्सरशिप ले पाएंगे। अच्छी बात यह है कि मेडल जीतने वाले ओलंपिक एथलीट्स के लिए आज पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, और बुरी बात यह है कि जो एथलीट ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, पर पैसे तो सही मायनों में IPL और IPL के प्लेयर्स कमाते हैं हर साल हज़ारों करोड़। कैसे, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं।